हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं बहुत दिनों से जो स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे उसके बारे में बात करने वाला हूं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं कि गेट बायोटेक्नोलॉजी में ऐसे कौन कौन से 50 टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर पढ़ने चाहिए। इसके अलावा आप जरूर चीजें पढ़िए, लेकिन ये 50 टॉपिक्स जो हैं मैंने 10 साल के पेपर, पिछले 15 साल के पेपर एनालाइज किए हैं और उसके बाद इन टॉपिक्स को निकाला है। और ये टॉपिक्स हर साल किसी ना किसी फॉर्म में पूछे जाते हैं या इनसे रिलेटेड टॉपिक्स जो है, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो गेट बायोटेक्नोलॉजी के 50 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और इसके अलावा मैं आपसे बात करने वाला हूं इफेक्टिव स्ट्रैटेजी के बारे में जो आपको इंप्लॉय करनी चाहिए आगे आने वाले 3 महीनों के अंदर, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी को अगर आप यूज करते हैं तो ज्यादा चांसेस हो जाएंगे आपके सिलेक्शन के लिए और आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर हो जाएगी। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को कि कौन कौन से ऐसे 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। याद रखिएगा, ये जो टॉपिक्स हैं मैंने सिलेबस की प्रॉपर एनालिसिस करी है और पिछले 10-15 साल के पेपर्स को प्रॉपरली एनालाइज किया है। उसके बेसिस पे मैं 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं। अगेन मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि इन टॉपिक्स को तो जरूर पढ़ के जाइए ही जाइए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जो बाकी जो स्ट्रैटेजी है, बाकी जिस चीज को आप टारगेट कर रहे हैं वो तो पढ़िए, लेकिन ये तो जरूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर गेट बीटी 2025 में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा मैं बात करने वाला हूं एसेंशियल स्ट्रैटेजीज फॉर सक्सेस। कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज जो हैं वो आगे आने वाले 3 महीने आपके पास बाकी हैं। अगर हम इफेक्टिवली देखें तो आज का दिन है नवंबर 15 है और लगभग फरवरी में फरवरी 16 को आपका एग्जामिनेशन है बीटी और एक्सेल का फोरनून आफ्टरनून में। तो लगभग 3 महीने का समय है। नवंबर से दिसंबर 1 महीना, दिसंबर से जनवरी 2 महीना और जनवरी से फरवरी 3 महीना। इन 3 महीनों को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे जो टॉपिक है, जो यानी कि आपके जो यूनिट्स दिए हुए हैं उन्हीं को यूज किया हुआ है, उन्हीं के नाम से मैं टॉपिक्स को यहाँ पे डिवाइड कर दे रहा हूं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने बात की हुई है बायोकेमिस्ट्री के बारे में। अब बायोकेमिस्ट्री में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, देखिए अगर मेरे हिसाब से मैं पढ़ने जाऊंगा तो मुझे ये पता है कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग और बायोकेमिस्ट्री 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते ही आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। यानी कि सबसे ज्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक्स अगर मैं बात करूं तो ये बायोकेमिस्ट्री है और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है। अब अगर मुझे बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी देखना है कि सबसे ज्यादा चीजें कौन सी पूछी जाती हैं, तो मैं जाऊंगा एंजाइम्स एंड एंजाइम काइनेटिक्स के ऊपर। निश्चित जान लीजिए कि हर एग्जामिनेशन में गेट तो गेट, अगर मैं किसी भी एग्जामिनेशन की बात करने जाऊंगा तो वहां पे एंजाइम काइनेटिक्स और एंजाइम्स के बारे में तो जरूर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब अगर इसमें भी देखें, मैं आपको बताता चलता हूं, जैसे कि अगर आपने खुद भी एनालाइज किया होगा क्वेश्चन पेपर को, तो आप देखेंगे कि एंजाइम का क्लासिफिकेशन के ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंजाइम के क्लासिफिकेशन के ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें, दूसरी चीज एंजाइम के बारे में क्या आती है, एंजाइम का कभी कभी नोमेनक्लेचर पूछा जाता है। इसके अलावा एंजाइम की एक्टिविटी के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा एंजाइम के यूनिट्स के बारे में पूछा जा चुका है। इसके ऊपर तो न्यूमेरिकल भी आया हुआ है। शायद आपने देखा होगा कि कैटल और यूनिट्स में इंटर कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, तो ये न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। इसके अलावा एंजाइम्स के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग कहें कि क्या होता है कोफैक्टर, क्या होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, अगर मैं यहाँ पे लिखता जाऊं कोफैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, को एंजाइम क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो एंजाइम से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोटीन्स जो होते हैं उनका नेचर, वो ज्यादातर एंजाइम्स जो होते हैं वो ज्यादातर किस नेचर के होते हैं, तो आपको पता ही होगा कि प्रोटीनेशियस भी एंजाइम्स होते हैं, ज्यादातर प्रोटीनेशियस होते हैं। उसके बाद कुछ एंजाइम्स का नेचर आरएनए वाला भी होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो एंजाइम से पूछे जाते हैं। अब अगर हम काइनेटिक्स के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब
एंजाइम इस काइनेटिक्स के ऊपर बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे माइकलिस मेंटन इक्वेशन के बारे में तो जरूर पता होना चाहिए। V इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस अपॉन के एम प्लस एस वाली जो इक्वेशन है, ढेर सारे उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो माइकलिस मेंटन इक्वेशन हो गया। इसके बाद अगर मुझे बात करनी है तो आपका एंजाइम के ऊपर, एंजाइम के कंटेंट के ऊपर टोटल जो Vmax होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, वो डिपेंड करती है, ये बात आपको पता होगी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ये के कैट क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं ना। तो ये कुछ कुछ एरियाज हैं जहां से न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ज्यादातर माइकलिस मेंटन इक्वेशन जो है इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, के कैट वगैरह के ऊपर न्यूमेरिकल्स ज्यादातर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहां से थ्योरी का पोर्शन भी पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के ऊपर। अब देखिए, मेटाबॉलिज्म तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस पता होना चाहिए। यहाँ पे ज्यादातर चीजें जो पूछी जाती हैं वो है कि कौन सा एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है, बेसिकली हमें पता होना चाहिए यहाँ पे एंजाइम का नाम। दूसरी चीज हमें यहाँ पे क्या पता होनी चाहिए कि जो भी एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं, पता होगा आपको कि दो तरीके के एंजाइम्स हैं, एक है माइकलिस मेंटन एंजाइम, एक है एलोस्टेरिक एंजाइम। और अगर हम लोग बात करें तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स के बारे में, तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स जो होते हैं दे कैन बी रेगुलेटेड, उनको रेगुलेट किया जा सकता है। और अगर रेगुलेट किया जा सकता है तो इसके पॉजिटिव रेगुलेटर्स होंगे, नेगेटिव रेगुलेटर्स होंगे। अब यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि रेगुलेशन किस तरीके से किया जा सकता है, पॉजिटिव रेगुलेटर्स क्या है, नेगेटिव रेगुलेटर्स क्या है। खासकर एलोस्टेरिक एंजाइम्स के बारे में आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए। तो ग्लाइकोलाइसिस हो गया, टीसीए साइकिल हो गया, यानी कि क्रेब्स साइकिल की बात करते हैं, क्रेब्स साइकिल हो गया। अब देखिए, क्रेब्स साइकिल में स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपसे बोल सकते हैं कि मैं मान लीजिए कि क्रेब्स साइकिल के अंदर कोई एक इंटरमीडिएट कंपाउंड डाल रहा हूं, तो बताइए कितना अमाउंट ऑफ एटीपी मिलेगा, कितना अमाउंट ऑफ एनएडीएच मिलेगा, कितने अमाउंट ऑफ एफएडीएच2 मिलेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं। टीसीए साइकिल हो गया। अगेन एंजाइम्स याद रखिएगा और उसके रेगुलेटर्स याद रखिएगा। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की बात करते हैं, तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। आपको पता होगा कि पीपीपी पाथवे के 2-3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि रीजनरेशन होता है रिड्यूसिंग पावर का, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक चीज मुझसे मिस हुई है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर अगर मुझसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी क्या, तो यहाँ पे जो इसके इनहिबिटर्स होते हैं, इनहिबिटर्स के बारे में मुझे पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है कपलर्स, डीकपलर्स जो होते हैं, अनकपलर्स, सॉरी मुझे कहना चाहिए अनकपलर्स के बारे में मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। अब देखिए, अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अपनी जो मैं एक सीरीज चलाता हूं जिसको हम लोग बोलते हैं 1 मिनट की कीमत, ये आपको सीरीज दिख सकती है। इसके ऊपर मैंने न जाने कितने क्वेश्चंस उठाए हुए हैं 1 मिनट की कीमत में, जो कि सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टीज के ऊपर आए हुए हैं। तो मैं आप सभी लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप 1 मिनट की कीमत वाली जो सीरीज है उसमें लगभग इस समय 140 क्वेश्चंस हैं, और जैसे ही नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि हर एक क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टीज पे आए हुए हैं, तो आप वो जरूर देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल हो सकते हैं, चाहे वो गेट हो, चाहे वो CSIR नेट हो, जो भी हो। इसके अलावा देखते हैं अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स के बारे में मैंने आपको बताया, तो अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोटीन है, अगर मैं प्रोटीन के बारे में बात करूं तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर तो इतना नहीं पूछा जाता, सेकेंडरी, टर्चरी और क्वार्टनरी जो स्ट्रक्चर है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, न्यूमेरिकल्स भी इससे आए हुए हैं कि यानी कि अगर मान लीजिए कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जोड़ रहे हैं, लीनियरली जोड़ रहे हैं, सर्कुलरली जोड़ रहे हैं, तो उस केस में फाइनल मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसको एक तरीके से आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं तो अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स के बारे में मैंने देखा, खासकर ये यहां से, अच्छा प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स में यहां से पेप्टाइड बॉन्ड जो है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको पता होने चाहिए कि पेप्टाइड बॉन्ड किस तरीके से काम करता है।
आई मीन टू से यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है तो कौन सा मॉलिक्यूल रिलीज आउट होता है, इस तरीके की चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। न्यूक्लिक एसिड्स ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आपको बस बेसिकली डीएनए और आरएनए, मेजरली डीएनए के बारे में आपको पता होना चाहिए। आरएनए भी इतना नहीं पूछता, सबसे ज्यादा डीएनए इंपॉर्टेंट है। डीएनए का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ से पता होनी चाहिए। और इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड में कायरलिटी जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है, बेस स्टैकिंग से क्या होता है, तो ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ना न्यूक्लिक एसिड्स की, कुल मिलाकर के डीएनए की जो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक एनालिसिस हो गया जो कि आपका बायोकेमिस्ट्री का है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका फोटोग्राफ ले सकते हैं और अगर आप मुझसे बोलेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं इसका पीडीएफ बना करके आपको भेज दूंगा। तो ये हुआ। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये सेशन, लेकिन मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि मैं सारे टॉपिक्स की एनालिसिस आपको बताने वाला हूं, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स देखने हैं, किस पे कितना टाइम देना है, ये सब बताने वाला हूं, लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए। तो ये बायोकेमिस्ट्री हो गया। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। अब देखिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि रेप्लिकेशन हो गया एंड रिपेयर सिस्टम हो गया। अब देखिए डीएनए रेप्लिकेशन की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर जो रेप्लिकेशन वगैरह के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं वो प्रोकैरियोटिक सिस्टम से आते हैं। प्रोकैरियोटिक सिस्टम, तो हम लोग को टारगेट करना है क्या, प्रोकैरियोट्स को बढ़िया तरीके से पढ़ना है। इसमें भी प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन में आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाएगा एंजाइम्स के बारे में, यानी कि कौन सा एंजाइम किस स्टेज में यूज होता है। एंजाइम तो एंजाइम कौन सा प्रोटीन किस स्टेज में यूज होता है। दूसरा मेन प्रोटीन क्या है, डीएनए पॉलीमरेज है तो डीएनए पॉलीमरेज कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज बहुत सारी तरीके के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3। इसके अलावा जो है वो ट्रांसलीशनल रिपेयर में डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल होता है, तो वो क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के डीएनए पॉलीमरेज। खासकर मैं यहाँ पे आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगा डीएनए पॉलीमरेज 1 के बारे में, जो कि आपका कॉर्नबर्ग एंजाइम है और उसकी क्या क्या फीचर्स हैं। उसको जब आप तोड़ते हैं किसी प्रोटीएज से तो फिर क्या होगा, वो जो 2 सब यूनिट्स बनते हैं उसके लार्जर सब यूनिट क्लेनाउ फ्रैगमेंट कहलाता है। क्लेनाउ फ्रैगमेंट के कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, वो उसके प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड रहते हैं। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। रिपेयर सिस्टम जो है वो आपको अगेन थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं। एंजाइम के नाम पूछे जाएंगे कि कौन से रिपेयर सिस्टम में कौन सा एंजाइम का इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो हम डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट रिपेयर और इनडायरेक्ट रिपेयर में। अब डायरेक्ट रिपेयर में 2 एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप जैसे बोलते फोटोलाइएज वाला पूरा कॉन्सेप्ट है, और जो ग्वानिन के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है वो अलग एग्जांपल है। उसके बाद इनडायरेक्ट रिपेयर में तो फिर आप NER हो गया, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर हो गया, बेस एक्सीजन रिपेयर हो गया, मिसमैच रिपेयर हो गया, उसके बाद होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन वाला रिपेयर हो गया, फिर SOS रिपेयर हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें खास तौर पे आपको ध्यान रखना है एंजाइम्स का, यानी कि कौन सा एंजाइम किस प्रोसेस के अंदर यूज होता है। अगर मुझे ये तैयारी है, मेरी इस चीज के ऊपर मुझे पता है, तो ये टॉपिक मेरे हो जाएंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेम गोज फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अब ट्रांसक्रिप्शन में भी अलग अलग तरीके से जो प्रोटीन्स इस्तेमाल होते हैं उनका क्या यूज है, कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। खास तौर पे अगर मैं बोलूँ तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, कौन से स्टेज में कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और तो और इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का फंक्शन पता होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा आरएनए पॉलीमरेज जब यहां पे यूज हो रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। खास तौर यहाँ पे देखिए डीएनए पॉलीमरेज के बारे में मैंने आपको बताया था, ये एंजाइम बताया। अब डीएनए पॉलीमरेज जो है इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब डीएनए पॉलीमरेज के साथ क्या क्या चीजें जरूरत होती हैं, डीएनए पॉलीमरेज का लोडर कौन है, इस तरीके की चीजें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये बात हमें जरूर ध्यान देनी है। अब यहाँ पर भी पॉलीमरेज जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, जो उसके कौन कौन से फीचर्स हैं, यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज, और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी किस डायरेक्शन में होती है, डीएनए पॉलीमरेज 1 में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी किस डायरेक्शन में होती है, और इसके अलावा जो है प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी किस डायरेक्शन में होती है। तो डायरेक्शनैलिटी के ऊपर बेहद क्वेश्चन पूछे गए हैं साल दर साल,
ये है। ट्रांसलेशन के बारे में भी यही बात है। ट्रांसलेशन में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे ये पता होनी चाहिए कि एंटीबायोटिक्स, यहाँ पे मैं जरूर आपको, आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि हर प्रोसेस में, चाहे रेप्लिकेशन को इनहिबिट करने वाला प्रोसेस हो, चाहे ट्रांसक्रिप्शन के लिए हो और चाहे ट्रांसलेशन के लिए हो, इन सभी के लिए एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब्ड है। यानी कि कौन सी एंटीबायोटिक किस केस को, यहाँ पे किस चीज को, किस प्रोसेस को रोकेगी, तो ये चीजें एंटीबायोटिक जरूर आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जरूर पढ़ करके जाना है एंटीबायोटिक्स के बारे में। नेक्स्ट, अब जीन रेगुलेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, जीन रेगुलेशन मतलब जैसे कि लैकोप्रोन वगैरह एक्सप्रेशन के बारे में हम बात कर सकते हैं, ओप्रोन पढ़ के जा सकते हैं, लैकोप्रोन पूछा जा सकता है, इसके अलावा टीआरपी ओप्रोन पूछा जा सकता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आरडीटी वगैरह है। बेसिकली आरडीटी जो है वो आपका टेक्निक्स पोर्शन में भी ओवरलैप करता है। तो आरडीटी के ऊपर अगर हम जाएं तो आरडीटी में अलग अलग टाइप के अगेन एंजाइम्स आ जाते हैं, कौन कौन, लाइगेज जैसे है। इसके अलावा अगर आप जैसे कि हम लोग कई बार बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में कौन कौन से, EcoR1 है, BAM-H1 है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ब्लू वाइट स्क्रीनिंग का क्या काम है। इसके अलावा सिलेक्शन, जो प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद फिर आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग वगैरह का पूरा प्रोसेस होता है, फिर फाइनली आप एम्प्लीफिकेशन के ऊपर जाते हैं। तो क्या प्रोसेस है पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आरडीटी का जो टेक्निक्स वाला पोर्शन है, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड। दैट मीन्स अब जब वहाँ चलेंगे तो हम बात करेंगे उसके बारे में। खैर, यहाँ पे तो आपको पूरी तरीके से एंजाइम्स को अच्छे से पढ़ करके जाना है। अब जैसे कि मेरे को दो एंजाइम्स और बहुत अच्छी तरीके से याद आ रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, PNK पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज और एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगेन मैं फिर से बताना चाहूँगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर मेरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देख लीजिए, आपका बहुत कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आरडीटी के लिए सारे मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स के बारे में मैंने वहाँ बता रखा है, तो आपका प्रॉब्लम उससे रिलेटेड सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार बैक जाता हूँ। बायोकेमिस्ट्री में भी मैं बताऊँ तो मैंने एंजाइम्स वगैरह, यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री में मेरे ज़्यादा वीडियोस नहीं है, लेकिन हाँ अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर मैंने पूरा एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाया हुआ है, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। इससे आपका सारा अमाइनो एसिड के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री हो गया। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे हम लोग बात कर रहे थे। फिर म्यूटेशंस, और म्यूटेशंस तो आपने पढ़े ही हुए हैं, उसमें मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो देखिए सेल बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। अब सेल बायोलॉजी में सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो ये थोड़ा सा आपका पढ़ा हुआ होगा। यहाँ पे खास तौर पे हमें ध्यान रखना है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। यानी कि अगर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस देखें, फीचरल डिफरेंसेस देखें कि कौन किसमें क्या पाया जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चंस काफी ज्यादा उठते हैं। इसके अलावा फंक्शंस जो है अलग अलग ऑर्गेनील्स के, जैसे कि आप यूकैरियोट्स के अंदर ऑर्गेनील्स पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर तो पाए नहीं जाते, किस ऑर्गेनील का क्या फंक्शन है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं, देखिए फंक्शन में बहुत जो कॉमन एंजाइम्स हैं, बहुत जो कॉमन ऑर्गेनील्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब जैसे पेरोक्सिसोम वगैरह के ऊपर पूछा जाएगा, तो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की। अब सेल साइकिल रेगुलेशन जो है इसमें ज्यादातर पूछते क्या है कि सीडीके साइक्लिन के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है। सीडीके साइक्लिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं तो कौन सा सीडीके, कौन सा साइक्लिन कौन से फेज में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे G1, S, G2, M ये हम जानते हैं ना, तो कौन से फेज में कौन सा सीडीके साइक्लिन इस्तेमाल किया जाएगा जिसकी वजह से वो आगे बढ़ सकता है, उस फेज से सेल आगे निकल सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन सेल साइकिल से ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आपको याद हो जैसे P53 का क्या रोल है, या अगर हम बात करें तो रेटिनोब्लास्टोमा का क्या रोल है, इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो P53 रेटिनोब्लास्टोमा आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। सेल डिवीजन की बात करें तो माइटोसिस और मियोसिस से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इसके ऊपर मुझे याद आ रहा है एक क्वेश्चन मैंने देखा था जिसमें हम लोग बात कर रहे, जिसमें पूछा ये गया था कि जो एलील्स होते हैं, सेम टाइप के एलील्स कब किस फेज में किस फेज में सेपरेट आउट होते हैं इन केस ऑफ मियोसिस।
तो अब क्रॉसिंग ओवर अगर हो रहा होगा तो दूसरा फेज होगा, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा होगा तो अगेन दूसरा फेज होगा। तो दैट डिपेंड्स, थोड़ा सा एनालिटिकल है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तो आप क्लियर कर पाएंगे। वैसे ही सेल डिवीजन तो हम लोग माइटोसिस और मियोसिस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इतना कोई यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक एरिया नहीं है। लेकिन जैसे कि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि टेट्राड क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हुए हैं। अब बात करते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन की। सिग्नल ट्रांसडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका जीपीसीआर, तो पढ़ना ही पढ़ना है, और उसके बाद टायरोसिन काइनेज सिग्नलिंग जो है वो पढ़नी है। तो ये दो चीजें हमें अच्छी तरीके से पढ़ करके जानी है, ये दोनों हमें आनी चाहिए, जीपीसीआर और टायरोसिन काइनेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। जीपीसीआर और टीके के बारे में सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो ये कहानी हुई हम लोगों की सेल बायोलॉजी की। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी की। ऐसा नहीं है कि माइक्रोबायोलॉजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया कि सबसे ज्यादा बायोकेमिस्ट्री और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद आप मॉल बायो और सेल बायो रख सकते हैं, है ना। तो अगर मैं देखूं, सबसे पहले अगर मैं पढ़ना चाहूं तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, फिर बायोकेमिस्ट्री के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, फिर आप कह सकते हैं मॉल बायो और सेल बायो के क्वेश्चन सब उसके बाद आते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप माइक्रोबायो वगैरह काफी नीचे आता है प्रायोरिटी लिस्ट में। अब अगर माइक्रोबायो की बात करने चलें तो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास तौर पे जो बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर पाई जाती है, ग्लाइकेन की जो लेयर पाई जाती है, क्योंकि ये हमारे अंदर नहीं पाई जाती, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। पेप्टिडोग्लाइकेन हो गया, लाइपोपॉलीसैकेराइड हो गया, टिकोइक एसिड हो गया, ग्राम स्टेनिंग हो गया, G+G- ग्राम स्टेनिंग हो गया, इसके अलावा एसिड फास्ट स्टेनिंग हो गया। ये कुछ बातें हैं जो बैक्टीरिया से रिलेटेड चीजें आपको पता होनी चाहिए। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर में फ्लैजिला के बारे में कई बार पूछा जाता है, फ्लैजिला क्या होता है, पिलाई क्या होता है, पाइलस बोलते हैं, और ये हुआ। इसके अलावा मैंने आपको फंक्शन वगैरह तो देखिए पीछे हम लोग जब सेल बायोलॉजी देखे थे तभी हो गया था। अब माइक्रोबियल ग्रोथ, अब देखिए ग्रोथ काइनेटिक्स जो है माइक्रोब्स की वो यहाँ से पूछी जाती है, और यहाँ से वो जो क्वेश्चन आते हैं ना, NT इज इक्वल्स टू NO इंटू 2n, ये वाला जो फॉर्मूला होता है वो इस यहाँ से माइक्रोबियल ग्रोथ के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा हाफ लाइफ से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, T हाफ करके जो फॉर्मूला होता है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। तो माइक्रोबियल ग्रोथ से इस तरीके के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड पूछे जा सकते हैं। माइक्रोबियल जेनेटिक्स में, अब जैसे कि माइक्रोबियल जेनेटिक्स में क्या हो गया कि भाई जो एक बैक्टीरिया है वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर अपना जीन वगैरह ट्रांसफर किस तरीके से कर सकता है, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, तो कंजुगेशन वगैरह है यहाँ पे, उसके बाद फिर आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे कंजुगेशन वगैरह के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। F+ क्या होता है, F- क्या है, HFR क्या है, इसके अलावा F' क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक। अब इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या हो गया, जैसे कि बैक्टीरिया, अब जैसे कि ये अगेन ओवरलैप कर रहा है प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी के, जो उसको हम आगे देखेंगे। तो कौन कौन से माइक्रोब्स से इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजें बनाई जा सकती हैं, उसके ऊपर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट तरफ चलते हैं, और ये है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा बहुत कुछ ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता नहीं है। मेंडेलियन जेनेटिक्स है, आपको मेंडल के लॉज पता होने चाहिए। इसके अलावा पॉपुलेशन जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, और खासकर यहाँ से हॉटस्पॉट जो है वो हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम के ऊपर क्वेश्चन आपका बेसिकली न्यूमेरिकल भी यहाँ से उठता है, और तो और आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ से उठता है। तो उम्मीद है ये आप समझ पा रहे होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। P² + Q² इज इक्वल्स टू, जो P + Q इज इक्वल्स टू 1 होता है, उस तरीके के फॉर्मूले जो है, या फ्रीक्वेंसी ऑफ जो कैपिटल A जीन है, या फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल a जीन है, या फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन कैपिटल A स्मॉल a, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी, एलील की फ्रीक्वेंसी, ये सब जो निकालने के तरीके होते हैं यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब जेनेटिक डिसऑर्डर का तो देखिए कोई और छोर नहीं है। तो हाँ, जेनेटिक्स में आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि जैसे कि मैं अपने क्लासेस में हमेशा इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि हम
डिजीजेस को डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि ऑटोसोमल डिजीजेज हैं और सेक्स लिंक डिजीजेज हैं। ऑटोसोमल में भी ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है, सेक्स लिंक डोमिनेंट हो सकता है, रिसेसिव हो सकता है। तो इस तरीके से हम सबकी सारी डिजीजेस के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो एक अच्छा एक कंटिन्यूएशन में पढ़ाई हो जाती है इस तरीके से। इसके अलावा पेडिग्री के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चंस आए हैं और नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, बन जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई जेनेटिक्स से रिलेटेड। अब अगेन जेनेटिक्स बहुत ज्यादा ऊपर प्रायोरिटी में नहीं है, माइक्रोबायोलॉजी के आसपास ही आप रख सकते हैं इसको। अब बात करते हैं जो मास्टर है, मतलब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जो कि आपका सिलेक्शन करवा सकता है, रुकवा भी सकता है। बात करते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की। अब देखते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी पता ही है आपको, यहाँ से क्वेश्चन जम के आते हैं। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पता ही है, क्रोमेटोग्राफी वगैरह के ऊपर, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रिस्टलाइजेशन वगैरह के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर क्रोमेटोग्राफी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जरूर पढ़ करके जाना है। बायो रिएक्टर्स एंड देयर टाइप, बहुत सारे तरीके के, अलग अलग तरीके के बायो रिएक्टर्स हैं। CSTR है, इसके अलावा जो आपका बबल कॉलम रिएक्टर है, इस तरीके से बहुत सारे रिएक्टर्स हैं। मेरा अलग से बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का पूरा कोर्स चलता है, आपने देखा भी होगा। ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को मैंने काफ़ी सारे अपने लेक्चर्स जो हैं वो YouTube पे भी डाल रखे हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट। अगर आप देख रहे हो तो YouTube पे पूरी एक अलग प्लेलिस्ट है जिसमें काफ़ी सारा मटेरियल आपको बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का वो ऑलरेडी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली चाहते हैं कि आपको बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के जो लेक्चर्स हैं जो हम पढ़ाते हैं वो मिल सकें, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का पूरा एक हम कोर्स चलाते हैं, एक बैच चलाते हैं। वो 1 महीने का कोर्स होता है और उसमें पूरा यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 पढ़ाया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी ये पढ़ने का मौका मिले, तो प्राइस जो है वो बहुत रीजनेबल था, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 8299134528। तो ये कांटेक्ट नंबर है 8299134528। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमसे ईमेल आईडी पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, इस पे कांटेक्ट कर लीजिए, तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग भी आपका एक पोर्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया रखा था, जो बैच जब चल रहा था तो उसकी वीडियो बनाए हुए थे। अभी हम प्लान कर रहे हैं दूसरा बैच के लिए भी, अगर हो सकता है तो, वरना रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसके अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, एंजाइम काइनेटिक्स इन बायोरिएक्टर्स। अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एंजाइम काइनेटिक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मास ट्रांसफर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए कि मास ट्रांसफर क्या होता है, Na किसे बोलते हैं। उसके अलावा जो है वो KLa के बारे में पता होना चाहिए आपको, वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो होता है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा हीट ट्रांसफर के जो प्रोसेसेस होते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यील्ड कोएफिशिएंट वगैरह पता होना चाहिए, डैम कोलर नंबर पता होना चाहिए, है ना। तो थील्स मॉड्यूलस वगैरह पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए माइक्रोबायोलॉजी से ये एक टॉपिक यहाँ पे क्लैश करता है, जो कि है मीडिया प्रिपरेशन वगैरह का। तो चाहे आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़िए चाहे यहाँ पढ़िए, दोनों में से आपको कहीं ना कहीं तो देखना पड़ेगा उसको। और खासकर मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप उसको माइक्रोबायोलॉजी में देखिए, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में हम उसमें जो अलग अलग टाइप के मीडियाज हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि अगर सेलेक्टिव मीडिया जो है, डिफरेंशियल मीडिया जो है, उसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ने का मौका मिलता है। यहाँ पे बहुत कुछ नहीं है उससे रिलेटेड, लेकिन आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के बारे में, ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। और उसके बाद हम लोग आते हैं इम्यूनोलॉजी के ऊपर। इम्यूनोलॉजी का जो सिलेबस दिया हुआ है वो काफ़ी वाइड है। अगर मैं कहूँ ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं, यानी कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर अगर देखें आप, तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर से, एंटीजन की प्रॉपर्टीज से, यानी कि कोई भी अगर मतलब प्रोटीन है उसको अगर आप एंटीजन कहना चाहते हो तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस, मेजर क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से आए जाते हैं। अब नेक्स्ट, इम्यून सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या क्या है, कौन कौन से इसके 2 डोमेन्स हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, कौन कौन से सेल्स इसके अंदर आते हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चंस कम आते हैं, बट हाँ कोरोना के बाद से थोड़ा सा वैक्सीन के ऊपर ज़्यादा अलग अलग एग्जामिनेशन में ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो आप वैक्सीन के ऊपर यहाँ पे बात कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि वायरसेस के ऊपर जो मैंने थोड़ा माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात की थी, तो वायरसेस के बारे में आप कम से कम, मुझे अभी एक चीज़ याद आई कि जब आप वायरस पढ़ रहे हो तो वायरस में कम से कम आप एक चीज़ और पढ़ लीजिए कि वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है
वो किस तरीके का होता है। और दूसरी चीज़ जैसे कि वायरस के स्ट्रक्चर में हम कहें कैप्सिड कैसा, कैप्सिड क्या होता है। फिर जो उसका एनवेलोप होता है वो किस तरीके का होता है, किस चीज़ का बना हुआ होता है, कैप्सिड किस चीज़ का बना हुआ होता है, और वायरस में क्या क्या होता है, वायरस से रिलेटेड जो टर्म है, वेरियन क्या होता है, वायरॉइड्स क्या होता है, वायरुसॉइड्स क्या होता है, वायरसेस क्या होते हैं, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए। और इसके बाद वायरस में जो क्लासिफिकेशन होता है ना, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ मेरा इम्यूनोलॉजी। अब बात करते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स से हार्डली 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप सीक्वेंस एनालिसिस देख सकते हैं, स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स देख सकते हैं, कंपैरेटिव जीनोमिक्स, डेटा बेसेस एंड सर्चिंग। मैं अगर पढ़ने जाऊंगा यहाँ पे तो मुझे कम से कम डेटा बेसेस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़, मुझे जब मल्टीपल सीक्वेंस आप एनालिसिस करते हैं या अलाइनमेंट करते हैं, तो अलाइनमेंट करने के लिए जो अलग अलग जो हमें मेट्रिसेस यूज़ करनी पड़ती है, तो अलाइनमेंट स्कोर निकालने की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको मैं ज़रूर सीख करके जाऊंगा। और इसके अलावा जो ट्री प्रिपरेशन है, जैसे यूपीजीएमए वाला ट्री प्रिपरेशन है, उसको ज़रूर मैं सीख करके जाऊंगा। तो ये डेटा बेसेस हो गया, यूपीजीएमए वाला ट्री हो गया। इसके अलावा कम से कम मुझे जो सीक्वेंस अलाइनमेंट करने वाले होते हैं उस समय जब हम स्कोर कैलकुलेट करते हैं, तो स्कोर कैलकुलेशन भी मैं यहाँ पे ज़रूर सीख करके जाऊँगा। तो ये कुछ बातें हुई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो प्लांट एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। प्लांट एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके इस तरीके, मतलब मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिसमें पूछा जाएगा कि अगर इस प्लांट सेल का कल्चर कर रहे हैं तो हमको इससे क्या सेकेंडरी मेटाबोलाइट मिल सकता है, इस तरीके के क्वेश्चंस। या मान लीजिए माइक्रोब को हम ग्रो करवा रहे हैं तो उससे कौन सा प्रोडक्ट मिल सकता है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादातर यहाँ से पूछे जाते हैं। मेजर यही चीज़ है। और अगर और भी है तो प्लांट टिश्यू कल्चर आपको पता होना चाहिए। प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर हार्मोन्स कौन कौन से हैं और उनका रोल क्या है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन वगैरह का रोल क्या क्या है, ये बात पता होनी चाहिए। कभी कभार इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। कभी कभार जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर क्वेश्चंस आ सकता है कि एक प्लांट को जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे कि अगर मैं कहूँ आपसे कि बीटी कॉटन है, उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे की जा सकती है, कैसे उसको मोर रेजिस्टेंट बनाया जा सकता है, बनाया गया है, तो क्या है, उस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से ज़्यादा आते हैं। बहुत ज़्यादा रोल नहीं है मैं कहूँगा इसका। अब आते हैं टेक्निक्स के ऊपर। ये अगेन थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि टेक्निक्स के ऊपर धीमे धीमे करके गेट भी टेक्निक्स की तरफ बढ़ता जा रहा है। CSIR का तो पूरा एक यूनिट ही भरा पड़ा है टेक्निक्स से। तो अब यहाँ पे देखें, टेक्निक्स में स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स के बारे में हम देखें, है ना। तो यूवी विज आपको पता होनी चाहिए, यूवी विज स्पेक्ट्रो। और इसके अलावा आप इंफ्रारेड थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। तो इसके अलावा सर्कुलर डाइक्रोइज्म थोड़ी सी देख सकते हैं। इसके अलावा XRD के ऊपर बहुत मेजर क्वेश्चन कोई नहीं आया है। NMR का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगेन एंजाइम्स इन RDT मैंने पीछे भी बताया था, यहाँ पर अगेन आपके साथ क्लैश कर रहा है। RAPD और RFLP ये जो मार्कर्स हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। AFLP भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं आप। माइक्रोस्कोपी जो अलग अलग टाइप की है, अब खासकर यहाँ पे टेम और सेम को तो जरूर ध्यान दीजिएगा। जो आपकी लाइट माइक्रोस्कोपी है वो तो पढ़ना है, खासकर टेम और सेम के बारे में जरूर जानकारी रखिएगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक टेक्निक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक जो है, जैसे इम्यूनोप्रेसिपिटेशन हो गया, है ना, यहाँ से अपार्ट फ्रॉम दैट जो एलाइजा वगैरह हो गया, तो वो टेक्निक्स यहाँ पे पूछी जाती हैं। इसके अलावा PCR बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए, बहुत डेप्थ इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। DNA सीक्वेंसिंग, मैक्सम गिलबर्ट, सैंगर सीक्वेंसिंग वगैरह का तो आइडिया ज़रूरी है ही है। साथ में अब NGS की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के ऊपर। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की क्या क्या खास बातें हैं, क्या उसकी वैल्यू है, क्यों उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये आइडिया होना चाहिए। और फिर प्रोटियोमिक्स टेक्निक्स में आपका SDS पेज वगैरह आ सकता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग आ सकता है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये हो गया आपका टेक्निक्स का पोर्शन। अब मैं बात करता हूँ स्ट्रैटेजी के बारे में। ऑलरेडी बहुत टाइम निकल गया है, तो मैं स्ट्रैटेजी के बारे में जल्दी जल्दी आपसे बात करता हूँ। 3 महीना अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर क्या अभी भी कुछ किया जा सकता है, अभी भी मेरा सिलेक्शन हो सकता है। मैं कहता हूँ बिल्कुल हो सकता है। अगर आप आज से भी सीरियस हो जाएंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 3 महीना
अच्छा खासा टाइम है, आप अच्छी तरीके से फोकस होकर के प्रिपेयर करेंगे तो आप अच्छे से रैंक ला सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि अब इतना टाइम नहीं है कि आप इधर उधर बर्बाद कर सकें, बहुत फोकस होकर के हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है अभी भी। तो क्या क्या करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज़ हमें, जब भी आप, अब मान लीजिए कि आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तो आपको क्या करना है। मैंने आपको इन अभी थोड़ी देर पहले में 50 ऐसे टॉपिक्स बताए जो आपको जरूर पता होने चाहिए। इसके अलावा यहां से स्ट्रैटेजी का पोर्शन शुरू है। सबसे पहले हमें एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप लोग एस्पायरेंट्स हैं गेट के, तो गेट का सिलेबस आपके पास जरूर होगा। और पैटर्न के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, आप अगर हम देखें तो 3 तरीके के पोर्शन यहाँ पे, एक तो कोर आपका बायोटेक आएगा, इसके अलावा आएगा आपका जीए, और इसके अलावा आएगा आपका जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। बायोटेक्नोलॉजी के लगभग 72 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जीए के आते हैं 15 नंबर के क्वेश्चंस, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 13 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना मेजर टाइम यहाँ पे खर्चा कर देते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स करने में, और इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। तो हमको देखना है कि हम किस चीज़ के ऊपर फोकस करें, कौन सी चीज़ें ज़्यादा मार्क्स की हैं। तो ये ज़्यादा नंबर का है, मुझे इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। मैथ्स अगर आपका ठीक है तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत आप ट्राई कर सकते हैं, डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत मैथ्स करूंगा तब पर भी मेरा नंबर अच्छा नहीं आ पाएगा, मैं एग्जाम में कंफ्यूज होकर गलत कर दूंगा, तो इसको करने का ज़्यादा टाइम देने का फायदा नहीं है। आप टॉपिक्स डिसाइड कर लीजिए और उन टॉपिक्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं। मेरा ऐसा कम से कम मानना है। मैं जीतने के लिए खेलने में भरोसा रखता हूं, मैं सिर्फ खेलने में भरोसा नहीं रखता। तो कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए आपके पास एक लॉजिक होना चाहिए। जैसे मैं खुद की बात करूं तो मुझे मैथ्स अच्छी नहीं लगती है, तो मैं बहुत मैथ्स पढ़ूंगा तब भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे पता है मैं एग्जाम में कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, क्योंकि मेजर स्टूडेंट्स बायोलॉजी बैकग्राउंड के आते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, आप थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स देख लीजिए जिन टॉपिक्स पे आपको थोड़ा सा यकीन है कि मैं कर सकूंगा। अगर यहाँ से 5-7 नंबर भी आप खींच सके तो बहुत हो गया। और जीए तो अच्छे आ जाते हैं मार्क्स लोगों के। उसके बाद आप बायोटेक पे ज़्यादा भरोसा रखिए। बायोटेक में अगर आपने ठीक ठाक यहाँ से नंबर खींच लिए, 45 के आसपास अगर आप यहाँ से मार्क्स खींच के ले आते हो, और यहाँ से अगर आप 10 मार्क्स भी खींच के ले आते हो, यहाँ से 6-7 नंबर खींच के ले आते हो, तो भी मेरे पास अच्छे खासे नंबर हो गए। मेरे को आईआईटी जाने से कोई नहीं रोक सकता, और अच्छे आईआईटी जाने से नहीं रोक सकता कोई। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा मुझे ये पता होनी चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग कहाँ पे आ रही है, कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, एक तो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा, और एक आएगा एनटीए टाइप का, और एक आएगा एमएसक्यू टाइप का। तो एनटीए में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो हम इसको तो पक्का करके जाएंगे, इसको तो करना ही करना है। एमसीक्यू और एमएसक्यू में नेगेटिव मार्किंग होती है, और एमसीक्यू जो है कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे, कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे, उस हिसाब से नेगेटिव मार्किंग होगी। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सिलेबस क्या है, और मेरे पास टाइम कितना है। टाइम 3 महीने है, सिलेबस आपको पता चल गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल गए, और इस तरीके का पैटर्न आ रहा है ये पता चल गया, इस तरीके के एग्जाम की तैयारी हम करने वाले हैं। तो पहली चीज तो हमें अपने दुश्मन के बारे में पता चल गया। अगर दुश्मन के वो जान गए आप, तो आधी चीजें आपकी समाप्त हो गई। अब अगली तरफ चलते हैं। देखिए, एक क्रिएटिंग 3 मंथ स्टडी प्लान एंड सेट डेली टारगेट्स। अब 3 महीने का स्टडी प्लान आपको बनाना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपकी जगह पे होता और मैं आज के समय में पढ़ाई शुरू कर रहा होता, मेरी कुछ भी स्टडी नहीं हुई होती अभी तक, तो मैं अपने आप को इस तरीके से डिवाइड करता कि फर्स्ट मंथ में मुझे जो भी टॉपिक्स मैंने सोच लिए, जो भी मैंने, जैसे सपोज करिए कि मैंने आपको बताया 50 टॉपिक्स, इसके अलावा मान लीजिए आपने भी कुछ टॉपिक्स सोचे, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको उन्हीं 50 टॉपिक को पढ़ करके जाना है, लेकिन सबसे पहला आपका काम, मैं यहाँ पे एक और इसको चीज बताता हूं। सबसे पहले मैंने 10 साल के 10 इयर्स के एमसीक्यूज का जो पेपर का जो है 10 इयर्स का जो पेपर है वो उठा करके मैंने चेक कर लिया। अब उसमें से मैंने देख लिया कि मेरे कौन से टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं सारे टॉपिक्स पढ़ पाऊंगा, क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं तो 6 महीने का समय लगता है सिलेबस खत्म कराने में। तो इतना टाइम तो नहीं है कि हम सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। तो हमें सेलेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं? अब फर्स्ट मंथ में जो भी टॉपिक्स मैंने देखे हैं, जो भी टॉपिक्स मेरे हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, मैं उनको फोकस करूंगा और उनको डीप में पढ़ करके खत्म कर दूंगा फर्स्ट मंथ के अंदर।
जो भी टॉपिक्स आपने ढूंढे हैं, ठीक, उन टॉपिक्स को पढ़ा, एक महीने में उसको डीप में पढ़ करके खत्म किया। अब सेकंड मंथ में क्या करना है मुझे? सेकंड मंथ में मुझे इंटरमीडिएट टॉपिक्स के तरफ जाना है या थोड़ा सा जो लेस एसेंशियल टॉपिक्स हैं उनकी तरफ जाना है। तो सबसे पहला मेरा टारगेट ये था कि मुझे एक महीने के अंदर पूरा का पूरा जो भी टॉपिक्स मैंने चूज किए हैं उसको पढ़ना है, उसके बाद इंटरमीडिएट टॉपिक्स की तरफ बढ़ना है, और लास्ट जो तीसरा महीना है मेरा, उसमें मुझे फोकस करना है कि मैं रिवीजन कर सकूं, मॉक टेस्ट दे सकूं, रिकॉलिंग कर सकूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकूं, इस तरीके से ये मेरा पैटर्न होना चाहिए। इस तरीके से मुझे अपना समय डिवाइड कर देना चाहिए। मैं कम से कम होता तो मैं ऐसे ही अपना समय डिवाइड करता। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब ये मैं नहीं कहूंगा एक महीने से एक दिन भी ज्यादा मैं दूसरी चीज नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ एक रफ मेरे दिमाग में एक फ्रेमवर्क ऐसे बन जाता कि मुझे इस तरीके से तैयारी करनी है। अब 3 महीने का स्टडी प्लान ये हो गया। मुझे डेली टारगेट सेट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मुझे एक हफ्ते में ये करना है, मैं एक हफ्ते में इतना पढ़ लूंगा। भैया एक हफ्ते वाला टाइम चला जा चुका है। अब आपको डेली क्या, क्योंकि एक हफ्ता अगर आप सोचोगे तो आपके दिमाग जो है वो थोड़ा सा रिलैक्टेंट मोड में चला जाएगा कि नहीं अब तो मेरे पास इतना टाइम है तो मैं थोड़ा आराम से पढ़ सकता हूँ। आराम से पढ़ने का तो समय बचा ही नहीं है। तो डेली टारगेट सेट करिए। अब जैसे कि आज आपने पढ़ा तो आपको ये पता होना चाहिए जब आपने पढ़ाई शुरू की तो मुझे इतनी चीज आज खत्म कर लेनी है, और उतनी चीज खत्म करके ही आपको सोनी है। ये आपको खुद से प्रॉमिस करना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो डेली टारगेट सेट करिए। और मैं यहाँ पे अगेन कहूंगा कि शुरुआत में जब आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो टारगेट आपके स्मॉल होने चाहिए। अदरवाइज जब लार्ज टारगेट बनाते हैं और उसको पूरा टाइम से नहीं कर पाते तो बड़ा अफसोस होता है और डिसहार्टनिंग फील होता है और आप मोटिवेशन लूज कर जाते हो। तो शुरुआत में ही बहुत हाई टारगेट नहीं चूज करना है, कम टारगेट चूज करिए और फिर शुरू करिए। तो ये हुआ मेरा दूसरा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। तीसरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं, डेली रूटीन एंड टाइम मैनेजमेंट। देखिए मैं जब पढ़ता हूं तो मैं एक लगातार में 5-6 घंटे नहीं पढ़ सकता। मेरे साथ ये है कि मैं 1 घंटे पढ़ूंगा तो मुझे थोड़ा देर ब्रेक चाहिए होता है। मैं अपनी बात बता रहा हूं, हो सकता है आप लोग 5-6 घंटे पढ़ सकते होंगे एक साथ, तो मैं नहीं पढ़ सकता। 1 घंटे मैंने पढ़ा तो उसके बाद मैं 10 मिनट का ब्रेक ले सकता हूं। तो ये मत सोचिए कि 3 महीने बाकी हैं तो अब मुझे पूरा दिन ही पढ़ते चले जाना है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लीजिए ताकि आपके दिमाग को भी रेस्ट मिल सके और आप दोबारा से रिफ्रेश होकर के पढ़ाई कर सकें। तो ये आपका डेली रूटीन होना चाहिए और आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉलेज चल रहा होगा, कहीं प्लेसमेंट चल रहा होगा, कहीं कुछ हो रहा होगा, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो आपका इस तरीके का टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, बाकी आप अपना टाइम जो है वो खुद मैनेज कर सकते हैं। अब फोकस्ड स्टडी सेशन। अब जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भाई मोबाइल का डेविएशन जो है वो सबसे ज्यादा खराब होता है। मोबाइल दूर रख करके पढ़ाई करेंगे तो मेरे हिसाब से आप कम समय में ज्यादा पढ़ सकेंगे और आप जो टारगेट बना के रखे हैं वो पूरा कर सकेंगे। तो फोकस रहिए, जितनी भी देर पढ़ रहे हैं उतनी देर मोबाइल वगैरह हटा करके रखिए और उसके बाद कंसिस्टेंट रिवीजन करिए। दैट मीन्स मैंने ये कहा है कि तीसरे महीने में जाकर के आपको रिवीजन करना है, तो ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप 3rd मंथ में जाकर के रिवाइज कर रहे हैं। अदरवाइज जितना भी आपने पहले 2 महीने में पढ़ा होगा वो सब खत्म हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा समय अभी मैं आगे बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं। थोड़ा थोड़ा समय जो है वो आप रिवीजन के लिए रोज आपको निकालना पड़ेगा, ताकि जो भी पढ़ा है वो एक बार मैं दिमाग में लेके आ सकूं, ताकि मुझे लंबे समय तक वो याद रहे। उसके अलावा मॉक टेस्ट के बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि 3rd मंथ में मॉक टेस्ट देना है। कोई भी स्टूडेंट अगर 1st मंथ से देना शुरू करेगा और उसकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है तो वो नुकसान करेगा, आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाओगे, डिमोटिवेशन होगा और फिर अगेन वो एग्जाम में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया डेली रूटीन, टाइम एंड मैनेजमेंट। अब मैं बात करता हूं इफेक्टिव नोट मेकिंग के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो नोट्स तो बनाते हैं, लेकिन उनकी नोट्स जो होती है वो एक अलग किताब बन जाती है, किताब को ही पूरा पूरा छाप देते हैं। इस तरीके के नोट्स बनाने का मुझे नहीं लगता कोई फायदा है। आपके नोट्स इस तरीके के होने चाहिए कि जैसे 20 पन्ना टीचर ने पढ़ाया है तो आप उसको 2 पन्ने में समराइज कर सकें। आपको पता होना चाहिए कि मुझे इसमें से क्या निकालना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये तभी पता चलेगा जब आपने PYQs पहले से देख रखे होंगे। ठीक है, तो इफेक्टिव नोट मेकिंग में आप कोशिश करिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको नोट बनाइए, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में। बहुत ज्यादा लिखा होगा
जितना ज्यादा लिखेंगे नोट में उतना ज्यादा रिवाइज करने में इशू होगा। हमें कम से कम, ऐसा नहीं है कि हमने पॉइंट ही छोड़ दिए इंपॉर्टेंट कम करने के लिए नोट्स, ऐसा नहीं है। जब आप नोट्स बना रहे हैं तो कम शब्दों में अपनी पूरी बात लिख दीजिए और इस तरीके के नोट्स होने चाहिए कि आपको समझ में आ जाए। किसी और को समझाने के लिए मुझे नोट नहीं बनाने हैं कि पूरा मैं लिख रहा हूँ, रजिस्टर भर रहा हूँ, उतना टाइम भी नहीं बचा हुआ है। जो पढ़ा उसको 3-4 पेज में मैंने समराइज कर दिया और उसके बाद मैंने उसको समराइज भी क्यों करना है, नोट्स में क्यों बनाने को कह रहा हूँ। बहुत लोग हो सकता है मुझे इस समय इस पे राजी ना हो कि सर अभी तो टाइम नहीं बचा है, नोट्स बनाने का क्या फायदा। इसलिए फायदा है भैया, क्योंकि जब तीसरे महीने में आप पूरा प्रॉपर रिवीजन करने के लिए जाएंगे तो किताब से पूरा रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके पास हैंड रिटन नोट्स होंगे तो आप हमेशा बेहतर ढंग से रिवाइज कर पाएंगे, ऐसे मेरा मानना है। इफेक्टिव नोट मेकिंग हो गई। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। अब देखिए 2 तरीके के सब्जेक्ट्स हैं। ऐसे सब्जेक्ट्स जहां पे सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे सब्जेक्ट जहां पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे सब्जेक्ट जहां पे दोनों टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग मेजरली न्यूमेरिकल साइड में जाता है, बायोकेमिस्ट्री थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल में जाता है, और कुछ ऐसे हैं जो कि प्योरली थ्योरेटिकल है, जैसे एनिमल प्लांट बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है, इम्यूनोलॉजी वाला चैप्टर है, वहां से मेजरली माइक्रोबायोलॉजी वाला चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला चैप्टर है, उसमें प्रॉपर थ्योरी ही पूछी जाएगी। तो आपकी इन सभी चीजों के लिए स्ट्रैटेजी अलग अलग होनी चाहिए। अब न्यूमेरिकल को अगर आप सोचेंगे कि मैं केवल ऐसे स्टडी कर लेता हूं, केवल पढ़ करके निकल जाऊंगा, वो कभी भी नहीं बन पाएगा। आपको साथ के साथ जब आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो साथ के साथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हुए चले जाना है। खासकर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और उसके जो फॉर्मूला हैं वो तो आपको रोज के रोज याद करने हैं। याद, विश्वास मानिए, नहीं तो जाते जाते लास्ट में सारे फॉर्मूला मिक्स हो जाते हैं। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट्स को शुरुआत में तो समझ में आता है, लेकिन बाद में जाते जाते सारे फॉर्मूला एक साथ मिल जाएंगे और फिर बहुत परेशानी होती है। ठीक है, तो याद रखना है न्यूमेरिकल सारे के सारे हमको एक बार में मतलब फॉर्मूलेज हमें लिखते जाने हैं और फॉर्मूला को हमें याद भी करते जाना है साथ के साथ। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इफेक्टिव स्ट्रैटेजी में रिवीजन एंड मॉक टेस्ट एनालिसिस। रिवीजन के लिए रोज 30 मिनट 40 मिनट जितना भी आपका समय है वो निकालना पड़ेगा। मॉक टेस्ट करिए और लास्ट मंथ में करिएगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो मॉक टेस्ट का कोई मतलब नहीं होता उनके लिए। टेस्ट तो उन्होंने दे दिए, उनको ये दिख गया कि मेरे मार्क्स इतने हैं, लेकिन अपनी गलतियों के ऊपर फोकस नहीं करते। भाई मॉक टेस्ट का पर्पस ये नहीं था कि आप सिर्फ अपने नंबर देख लें, आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने गलती कौन से पोर्शन में की। जैसे मैंने मान लीजिए कि बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन का टेस्ट लिया, अब प्रोटीन में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, प्रोटीन में किस टॉपिक पे आप वीक हैं ये आपको पता चलेगा टेस्ट देने के बाद, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता चलने वाला है कि मुझे ये क्वेश्चन ठीक से नहीं बन पा रहे। तो अब आपको अपनी उस गलती के ऊपर फोकस करना है और उसको ठीक करने की जरूरत है। तो यहां पे याद रखिएगा कि टेस्ट की एनालिसिस बहुत जरूरी है, रिवीजन जरूरी है, मॉक टेस्ट की एरर एनालिसिस जरूर करनी है। जब भी आप टेस्ट दे रहे हैं तो एरर एनालिसिस जरूर करिए, अदरवाइज उसका कोई खास मतलब नहीं निकल करके आएगा। अब बात करते हैं रिसोर्सेज एंड मटेरियल, कहां से पढ़ाई करें। देखिए जनरली, अब देखिए मैं ये नहीं सजेस्ट कर सकता कि इस समय आपके पास इतना टाइम है कि आप लोडिस्ट पढ़ना चालू कर दें, लेनिंजर पढ़ना चालू कर दें, प्रेस्कॉट पढ़ना चालू कर दें, गार्डनर पढ़ना शुरू कर दें। इतना टाइम बचा नहीं है आपके पास। जो भी जैसे कि एक पाथफाइंडर बुक आती है वो अच्छी किताब है, वो शॉर्ट में सारी चीजें दी हुई हैं उसमें, मतलब भर की। इसके अलावा पीवाईक्यूज तो करने ही करने हैं। पीवाईक्यूज 10 साल 15 साल के जितने भी आपको मिलते हैं वो पीवाईक्यूज करने ही करने हैं सॉल्व। इसके अलावा आपने जो अपने बीटेक में नोट्स बनाए हुए हैं, जो आपके टीचर्स ने पढ़ाए हुए हैं, या आप कहीं से कोचिंग कर रहे हैं, या अगर आप, मैं अभी आगे बताऊंगा, क्रैश कोर्स भी है हमारा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो नोट्स पढ़ने का टाइम है अभी। किताब से पढ़ने का मुझे लगता है कि अगर आप किताब से पढ़ेंगे तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा, क्योंकि उसमें ढूंढना एक्चुअल में चीजें वो अगेन बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ये हो गया बुक्स, पीवाईक्यूज और नोट्स के बारे में मैंने आपको बताया क्या फॉलो करना है। आप खुद के नोट्स तो बनाएंगे ही बनाएंगे, उसको लास्ट के महीने में रिवीजन के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हैंडलिंग एग्जाम प्रेशर, ये एक बहुत टॉप इंपॉर्टेंट बात है जिसके ऊपर ज्यादा लोग बात नहीं करते। जैसे जैसे एग्जामिनेशन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे स्टूडेंट्स को टेंशन होने लग जाता है कि अब क्या होगा, पढ़ तो रहे हैं, बट नहीं कोई सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। तो ये चीज जो है ना, ये इसको टैकल करने का एक सबसे आसान तरीका है, अपने जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उसको रियलिस्टिक बना करके चलिए। जैसे कि अगर मेरी तैयारी अभी 3 महीना बाकी है, मुझे अच्छे से पता है कि मैं इन 3 महीने में क्या कर सकता हूं।
और मैं अपनी जो भी गोल्स बना रहा हूं, रोज के जो गोल्स बना रहा हूं वो रियलिस्टिक बनाऊं। ऐसा नहीं है कि मैंने सोच लिया कि मैं आज बैठूंगा और पूरी बायोकेमिस्ट्री खत्म कर दूंगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप आज का पूरा दिन चौपट कर लेंगे और जो पढ़ना था वो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगेन प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। रियलिस्टिक गोल्स बनाइए और हर दिन के गोल्स बनाते जाइए। जैसे जैसे आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे पर डे के, तो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा और एग्जाम प्रेशर उतना ज्यादा आपके ऊपर हावी नहीं होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप एवरीवन इज अ ह्यूमन बीइंग, है ना। तो अल्टीमेटली आपको लगेगा ही कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। वो तो अच्छी ही बात है कि थोड़ा डर होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन, डर होगा तभी तो आप और अच्छा परफॉर्म करने जाएंगे। लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने गोल्स को मीट करते चले जाइए। जैसे जैसे आप जो सोचा है वो करते जाएंगे, आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। और कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है भाई। पढ़ते तो सब कुछ पढ़ के तो सब सारे लोग जा रहे हैं, है ना। अगेन जो अपना 3 घंटे अपना दिमाग शांत रख करके कॉन्फिडेंस के साथ पेपर करता है वो निकल जाता है। तो ये हो गया रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके अलावा मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं, या समाधान लाइफ साइंसेज आपकी मदद कैसे कर सकता है। अभी रिसेंटली मैंने अपना एक नया बैच के बारे में, नए बैच की लॉन्चिंग की है, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव गेट बीटी क्रैश कोर्स। यहाँ पे 2 फ्री डेमो क्लासेस भी हैं, अफोर्डेबल प्राइसिंग है, थॉरो कवरेज है, नोट्स हैं, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, अवेलेबल होगी, टेस्ट सीरीज यहाँ पे है और रिवीजन क्लासेस भी यहाँ पे आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो ये जो कोर्स है वो कब से शुरू हो रहा है, अगर हम बात करें तो ये शुरू हो रहा है आपका 11 दिसंबर से, 11 दिसंबर से ये चालू हो रहा है। और इस कोर्स की जो खास बातें हैं वो यहाँ पे लिखी भी हुई हैं। इसके अलावा इस कोर्स में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसका लिंक मैं अभी दे दूंगा, ऊपर आपको दिख जाएगा और आप उसमें जुड़ सकते हैं। इसके बारे में अगर मैं और यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ सकें, तो देखिए जैसे कि मैंने बताया कि कोर्स जो है वो 11 दिसंबर को शुरू हो रहा है। यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे पढ़ने के लिए और लाइफ टाइम ये अवेलेबल होंगे, नोट्स डाउनलोडेबल फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप, और ये रिकॉर्डिंग जो है वो गेट के एग्जाम तक ये अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा जो रिवीजन क्लासेस हैं उसमें भी बैठने का आपको मौका मिलेगा। आपकी इच्छा है, आप को अलाउ कर दिया जाएगा कि आप रिवीजन क्लासेस में बैठिए। आपकी इच्छा, अगर आप चाहें तो रिवीजन में आ सकते हैं, ये भी इसी में शामिल है। इसके अलावा अगर हम कहें तो जो डीपीपीज हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको दी जाएंगी ताकि आप उन क्वेश्चंस को डेली सॉल्व कर सकें। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोई गाइड करने वाला होता नहीं है कि आप कौन सा इंटरव्यू दें, सिलेक्शन हो गया है, कहाँ पे इंटरव्यू दें, कौन सा फॉर्म भरें, ये सारी चीजें। तो इसके लिए भी हम एक डेडिकेटेड ग्रुप बनाएंगे और आपको उसके अंदर एंट्री मिल जाएगी विदाउट एनी कॉस्ट, डेडिकेटेड ग्रुप इसके लिए भी, यानी कि आपको यहाँ पे प्रॉपर फ्री मेंटरशिप मिलने वाली है। उस ग्रुप में हम डेली अपडेट्स करते रहते हैं कि कौन सा फॉर्म आ गया, किस तरीके का आ गया, कैसे क्या करना है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी उस ग्रुप के अंदर भी। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत सारी और चीजें मैंने डिटेल में उस वीडियो में बता रखी हैं, आप चाहें तो उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो वो भी एक अच्छा एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ठीक है, तो दैट वाज इट। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ज्वाइन करना है उस ग्रुप को या क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8299134528। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको गाइड कर देंगे कि किस तरीके से आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का कोर्स भी ज्वाइन करने के लिए यही तरीका था। और इसके अलावा अगर मैं बोलूं कि जो मैंने प्राइसिंग शायद यहाँ पे नहीं बताई है, तो इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ ₹3500 है इस क्रैश कोर्स का। तो आप चाहें तो इसको चेकआउट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3500 है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है, ये कॉन्टैक्ट नंबर देख लीजिएगा 8299134528, और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं, अगर आप मुझसे बोलेंगे तो ये PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।